हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें तो करी थी हमने। साथ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कंपैरिजन और जो उसके डिफरेंसेस थे और जो सिमिलैरिटीज थे वो भी कवर किया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे पार्ट 6 बिल्कुल स्टार्टिंग से। और पार्ट 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी क्लासेस तो प्लीज़ जाइए चैनल पर और देखिए। अगर आप इंडियन पॉलिटी की वजह से मार्क्स कटवा रहे हैं, तो अगर आप ये स्लाइड्स, ये यूट्यूब चैनल फॉलो करेंगे तो आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक भी आपका नंबर इधर से उधर नहीं होने वाला। तो जाइए क्लासेस देखिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद ग्राम न्यायालय। वैसे हम पार्ट 6 करेंगे, पर मुझे लगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहाँ से 2013, 14, 15 में तो यूपीएससी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था ग्राम न्यायालय से। बहुत क्वेश्चंस पूछे थे ग्राम न्यायालय से भी, और जो जिला न्यायालय है वहाँ से भी। तो आपको ये पूरा पोर्शन, या जो लोक अदालतें हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस पुट किए थे। तो पीसीएस में ये चीज़ें अभी चल रही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इन स्लाइड्स को मिस मत कीजिएगा। आपको ये ज़रूर 3-4 बार देखनी ही देखनी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन भी होती है, क्योंकि इस तरह का जो मटेरियल है ना, हर जगह प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्पेशली यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी नहीं। या जहाँ पर ये मटेरियल दिया हुआ है वो इतना ज़्यादा घिच-पिच करके और इतना मिक्स करके दिया जाता है कि उनको समझना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ध्येय ये है कि आपको बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसीलिए चैनल का नाम भी मैंने पीसीएस क्रक्स रखा है, यानी कि बिल्कुल निचोड़, ना बिल्कुल एक्स्ट्रा, ना बिल्कुल कम। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि आपको मटेरियल क्रक्स के नाम पर छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। सारे फैक्ट्स और सारे टॉपिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। तो मैं चाहती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करा के आगे निकल लेती, बट मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कवर किया है। और इसमें से भी मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, पूरा 1 घंटा लगाया वहाँ से ही निकाले कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की जानी चाहिए। मैंने पीसीएस के क्वेश्चंस देखे, यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से निकाल कर ये फैक्ट्स इस स्लाइड में डाले मैंने। तो चलिए, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, तो आप प्लीज़ इनको देखिएगा ज़रूर। तो जो ग्राम न्यायालय है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 अक्टूबर 2008 के एक्ट से शुरू हुआ। तो अब आपको पता है ये जो ग्राम पंचायत है, ठीक है? ग्राम पंचायत, ठीक है? या हम कहें जिसको अ, पंचायती राज, ठीक है? जो पंचायती राज सिस्टम है, ये हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें, ठीक है? 11वीं अनुसूची, और जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमारे डीपीएसपी में था कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, और ये गांधीवादी कॉन्सेप्ट है। यानी कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश में एक सुप्रीम पोजीशन मिले पंचायत्स को, क्योंकि वो चाहते थे कि गांव इतने समृद्ध और डेवलप हो कि वो किसी शहर में जाने की इच्छा ना रखे वहाँ के व्यक्ति, बल्कि वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाए। ठीक है? तो इसी उद्देश्य से जितने भी ऐसी चीज़ें, जैसे अगर आप मनरेगा की बात करेंगे, ठीक है? जहाँ पर ये भी गाँव बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला डिज़ाइन बनाया गया था मनरेगा का। तो इसी वजह से वो 2 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था मनरेगा प्रोग्राम भी, ठीक है? तो जितने भी ग्राम से या पंचायत से रिलेटेड हैं, उसमें 90% जो चीज़ें हैं वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है, तो इसको याद रखना बहुत ईज़ी हो जाता है, ठीक है? अब देखिए 2 अक्टूबर 2008 का जो एक्ट है, और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो है ना, वो मनमोहन सिंह जी लेकर आए हैं। तो मनमोहन सिंह जी का ही कार्यकाल है 2008, ठीक है? अब सबसे पहला ग्राम न्यायालय वो कब शुरू हुआ, कब प्रारंभ हुआ? 2009 में। यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्राम न्यायालय है तो भई सिर्फ सिविल केसेस कैटर करेंगे ये। ये दोनों तरह के, यानी कि फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मुकदमे या केसेस यहाँ पर स्टार्ट किए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स इनके केसेस को देखेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी उठकर, कोई भी ग्राम न्यायालय है तो कोई भी पंचायत जो भी बैठती है वही डिसाइड करेंगे, या खाप पंचायत से, इस तरह के दिमाग में आते हैं क्वेश्चंस कि भाई क्योंकि ग्राम न्यायालय है तो इसी तरह के पंच वगैरह बैठकर डिसाइड करते होंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक एक्ट है, ये पार्लियामेंट का एक्ट है ना ये।
तो वहां से निकल कर आया है, तो खाप पंचायत का तो कोई रोल ही नहीं है ना, या वैसी पंचायत उनका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे आते हैं और वो एस्टेब्लिश करते हैं जजमेंट्स, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है हाई कोर्ट के परामर्श से ग्राम न्यायालय। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी कोई किसी भी जगह पे ग्राम न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट का जो परामर्श है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बाद ही एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस तरह के जो न्यायालय हैं वो अपील कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सिविल और जो क्रिमिनल है, सिविल कोर्ट्स आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स जो होते हैं सेशन कोर्ट्स होते हैं। तो ये अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। ये दोनों ही अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी ग्राम न्यायालय ये दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो ये जब सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस जो होते हैं, यहाँ पर निपटारा जो है वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। और ग्राम न्यायालय जो है ये एक तरह से सिविल और क्रिमिनल जितने भी केसेस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंडर ही लगते हैं, मतलब अलग से कोर्ट का नाम हो जाता है लेकिन इनके अंडर ही आएंगे ये, तो ये ध्यान रखना है। और इनकी अपील की जा सकती है, ग्राम न्यायालय में जो भी जजमेंट्स पास किए जाते हैं उनकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन विद इन 1 मंथ। अगर इससे ज्यादा टाइम लगा तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। और इसका निपटारा, इसकी टाइम लिमिट सेट कर दी गई है, 6 महीने के अंदर बिल्कुल इसका निपटारा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही स्पीडी वे में काम करते हैं, बहुत टाइमली काम करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाया जाता है ऐसे केसेस में, ओके। अब थोड़ा सा जान लेते हैं नालसा के बारे में, ठीक है। और किस तरह का प्रोसेस हमारे यहाँ पे लीगल सिस्टम है, जो इम्पोर्टेंट चीजें वो यहाँ पर मैंने मेंशन की है। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आर्टिकल 39 कैपिटल ए जोड़ा गया, जो कि बात करता है मुफ्त विधि या कानूनी सलाह की। जिन लोगों के पास वो गरीब है या जिन लोगों के पास सक्षमता नहीं है या उनके पास निधि नहीं है, यानी कि अमाउंट नहीं है, राशि नहीं है, पैसा नहीं है या समृद्ध नहीं है वो, तो उनको भी अधिकार है अपने कानूनी लड़ाई लड़ने का। तो अब उनके पास क्योंकि पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए सरकार ने प्रोवाइड की मुफ्त विधि कानूनी सलाह, यानी कि उनको प्रोवाइड किए गए सरकारी वकील, ठीक है। अभी सरकारी जो वकील उनको प्रोवाइड किए गए, ये किस तरह से किए जाएंगे, ये किए जाएंगे नालसा के द्वारा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस एंड अथॉरिटी द्वारा। ये 1987 में बनी नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी 1987 में। और जब ये नालसा बनी उससे पहले ये बनाने का जो प्रक्रिया है और किस तरह से काम करेगा, ये एडवाइस किसकी थी, जस्टिस पीएन भगवती समिति की, यानी कि हेड थे जस्टिस पीएन भगवती। नाम तो आपको याद आ ही रहा होगा, यही न्यायिक सक्रियता के जनक है और यही पीआईएल के भी जनक है, ठीक है। अब जो नालसा है वो काम कैसे करता है, जो नालसा है बेसिकली, नालसा के जो संरक्षक है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय जो जज है, चीफ मतलब मुख्य निर्वाचक, सॉरी, जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके संरक्षक नालसा के, क्योंकि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसी तरह से सालसा भी होती है, यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि स्टेट के अंडर, ठीक है। तो स्टेट के अंडर संरक्षक है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट के अंडर भी होती है डालसा, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज उसके हेड होते हैं। तो यानी कि सभी तरह की जो लीगल अथॉरिटी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो सभी स्टेजेस पर है, सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पर भी और हाई कोर्ट के स्टेज पर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टेज पर भी, ठीक है। ये एक संवैधानिक संस्था है, नालसा एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, उसके अलावा ये जो लागू हुआ है ये है 9 नवंबर 1995 से, ठीक है। लागू देखिए बन गई थी 1987 में, लेकिन जो लागू हुई है, ये संस्था काम करना शुरू हुआ है, वो हुआ है 9 नवंबर 1995 में। इसीलिए इस डे को लीगल सर्विस डे के नाम से मनाया जाता है हर साल, यानी 9 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज
विधिक सेवा दिवस। हिंदी में बोलेंगे तो विधिक सेवा दिवस। ठीक है, कब? 9 नवंबर। ठीक है, अब इसका काम क्या है? नालसा का नाम है, नालसा काम क्या है? फ्री लीगल एड। ठीक है, यानी कि बिल्कुल मुफ्त लीगल सलाह देती है, कानूनी सलाह प्रोवाइड करना इसका मुख्य काम है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ये इसका जो फंक्शन है वो है टू एस्टेब्लिश लोक अदालत। नाम तो सुना ही हो, लोक अदालत लगती है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो द्वारका, अगर साउथ साइड में रहते हो, क्योंकि मैं यहाँ ही रहती हूँ, तो अगर आप साउथ साइड में रहते हो तो ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है द्वारका, तो यहाँ ये कोर्ट है, द्वारका कोर्ट। इसी के अंदर लोक अदालत लगती है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी कोर्ट्स हैं उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर लोक अदालत लगती है। इसमें तुरंत प्रभाव से काम होता है, तुरंत प्रभाव। ठीक है, और इसकी सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर कोई भी निर्णय लिया जाता है उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती कहीं किसी कोर्ट में, यानी कि अंतिम निर्णय होता है। और ये संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक है। संवैधानिक इसलिए क्योंकि ये नालसा से निकली है, तो ये संवैधानिक हुई। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की तरह काम करते हैं। वैकल्पिक समाधान प्रोवाइड करती है कि मान लो दो पार्टीज है। ठीक है, दो पार्टीज है, टू पार्टीज, दोनों की दोनों चाहती है कि जल्दी निपटारा हो, तो वो कहाँ जाएगी? लोक अदालत में जाएंगी। तो जब अगर एक कई बार क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा होता है तो वहां पे एक एप्लीकेशन लगा दी जाती है दोनों पार्टीज द्वारा कि हमें ये लोक अदालत में लेकर जाना है मामला। ठीक है, तो लोक अदालत के अंडर जाता है और फिर उसके बाद विद इन टाइम इनका निपटारा होता है और दोनों को ही मान्य होता है। ठीक है, बस इसमें फर्क यही है कि अपील कहीं पर नहीं की जा सकती, निर्णय अंतिम है। यहाँ पर कोई अपील का सिस्टम नहीं है। ये अच्छी बात भी है और कई चीजों के लिए बुरी बात है, लेकिन अच्छी बात ज्यादा है क्योंकि दोनों पार्टीज पहले से ही मन से तैयार है ना, उनको पता है ना कि ये अंतिम निर्णय है, इसके बाद हम कहीं और नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ये मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें याद रखने वाली ये कि दोनों तरह के केसेस यहाँ पे कैटर किए जा सकते हैं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल सिविल मामलों के लिए ही, क्रिमिनल मामलों के लिए भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोक अदालत हो चाहे वो ग्राम न्यायालय हो, दोनों में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस होंगे। जो लोक अदालत से उसमें अंतिम होगा निर्णय और अपील नहीं की जा सकती है, जबकि जो ग्राम न्यायालय है वहां पर अपील की जा सकती है विद इन अ मंथ इन हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन वहां पर भी 6 महीने के अंदर निपटारा करना होता है केसेस का, और यहाँ पर भी जल्दी ही किया जाता है। आप लोक अदालत में ज्यादातर देखोगे कि जो आपके फाइन होते हैं ना, फाइन से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं कि आप अगर कार चलाते हो, ये कार के चालान होते हैं, ट्रैफिक के स्पेशली। मैं तो ट्रैफिक के अंडर गई थी एक बार लोक अदालत में, तो जहाँ मेरे 1000 रुपीज का फाइन था मेरा। ठीक है, तो 1000 रुपीज, अच्छा इसमें ना टोकन लिया जाता है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी चला जाए। तो जिस दिन लोक अदालत लगती है उससे कुछ दिन पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, टोकन मिलता है, फिर आपको एक फीस पे करनी पड़ती है, बहुत नॉमिनल सी होती है, 50 रुपीज होती है। तो मेरा 1000 का चलान था, और ये कोविड के टाइम मेरा हुआ था। और मेरे को बार बार में ईमेल आ रहा था कि आपका इतना, एक तो नो पार्किंग जोन का आ गया मेरा। ठीक है, और एक छोटा सा मेरे ख्याल से वो मैंने जेब्रा क्रॉसिंग पर पार्क कर रखी थी, उसके ऊपर था। तो अब मेरा ये कंसर्न था वहाँ, क्योंकि मेरी कोविड में ना ड्यूटी लगी हुई थी एज अ सरकारी एम्प्लॉय, ये आपको करना पड़ता है। तो कोविड के दौरान मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और गाड़ी पार्क करने की कोई ओपन जगह वहाँ पर थी नहीं। तो मैंने ट्रैफिक पुलिस को भी इंटीमेट कर दिया था कि भाई मैं यहाँ पे पार्क करके जा रही हूँ, उसके बावजूद मेरे पास फाइन आ गया था। तो तब मैं लोक अदालत में गई, तब मैंने अपनी सारी सिचुएशन उनके सामने रखी। तो 1000 से मेरा फाइन हो गया ₹0। कैन यू इमेजिन? सेम डे हुआ था मेरा, 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे। तो जब मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम उनके सामने रखी तो मेरा 1000 से 0 फाइन हो गया। तो लोक अदालत बहुत जल्दी काम करती है और अच्छे से काम करती है। अगर आप कभी नहीं गए हो तो प्लीज एक आधी बार जरूर टेस्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 बात करता है राज्य की। ठीक है, पार्ट 6 बात करता है राज्य की। तो राज्य जो है, ये लिखने नहीं देगा। राज्य के बारे में पार्ट 6 अनुच्छेद 152 से शुरू होता है और अनुच्छेद 237 तक है राज्य। ठीक है, अनुच्छेद
152 से 237 तक राज्य है। ओ माय गॉड, बार बार मैं ऐसे ही करेगा अभी। तो अनुच्छेद 152 में क्या है मेंशन? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। लेकिन वहां पर राज्य शब्द जो है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो संघ के कॉन्टेक्स्ट में भी है, राज्य के कॉन्टेक्स्ट में भी है, और जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी कंपनीज है, वो वहां से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राज्य शब्द का मतलब है स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स, यानी कि हमारे 28 हमारे राज्य हैं, उनके बारे में उनको परिभाषित किया गया है भाग 6 में अनुच्छेद 152 में, ठीक है। जहां पर ये मेंशन किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया है। इसका रीजन ये था कि इसको, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा आर्टिकल 370 के अंतर्गत दिया गया था, इसलिए इसको एक राज्य नहीं बल्कि विशेष दर्जा था, इसलिए राज्य था ही नहीं, ठीक है। 152 से बाहर था ये इसीलिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2019 31 अगस्त 2019 को 370 की धारा हटा दी गई, इसलिए अभी जो स्थिति है वो भी चेंज्ड है। तो अब यानी कि ये, इसका कोई मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है, वो है ही नहीं अब, क्योंकि अब तो वो यूटी है, ठीक है। तो भाग 6 में 152 बात करता है राज्य की कार्यकारी शाखा की, राज्यपाल की भूमिका की बात करता है कि राज्यपाल का एक प्रमुख है होगा जो कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से शासन करेंगे, और राज्य के जो भी विधायिक और न्यायिक अंग होंगे उसके विषय में भी अनुच्छेद 152 बात करता है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में जितने भी विधायी और न्यायिक अंग होंगे राज्य के, उसके बारे में अनुच्छेद 152 के अंदर ये सारी चीजें शामिल होंगी, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में जो भी राज्य की परिभाषा है वो अनुच्छेद 152 में दी गई है, ठीक है। और राज्य का मतलब यहाँ पर है कि राज्यपाल, राज्यपाल जिन कर्मचारियों अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करेगा, वो सारी चीजें राज्य की जो कार्यपालिका है वो, राज्य का जो विधायी अंग है, न्यायिक अंग है, वो ये सारा शामिल है राज्य की परिभाषा में। ओके, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 है वो बात करता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल जरूरी है, ठीक है। हालांकि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो नियुक्ति के बारे में नेक्स्ट उनमें आएगा अनुच्छेदों में, लेकिन यहाँ पर आपको 153 में क्या होगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। यहाँ मैंने राज्यपाल लिख दिया। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक का अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये प्रावधान हुआ था 1900, देखिए ये संविधान में था पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956, उसमें ये चेंज हुआ कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब ये चेंज हुआ? तो 1956 में 7वें संविधान संशोधन में चेंज हुआ, अदरवाइज संविधान में सिर्फ ये मेंशन था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 बात करता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, ठीक है। जैसे अ, भारत की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। देश की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, इसी तरह से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत टीचर्स ने भी बताया होगा, आपने खुद भी पढ़ा होगा कि जो पोजीशन नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट की है, सेम वही पोजीशन स्टेट लेवल पर गवर्नर की है, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों बहुत सारी चीजों में बहुत सिमिलर है। जैसे वो कार्यपालिका शक्ति, अ, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके लिए राज्यपाल जरूरी है, उन्हीं में निहित है। उसी तरह से जो देश की कार्यपालिका शक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। यानी कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं सीएम। देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर स्टेट की बात की जाए, और यहाँ पर है इंडिया की बात की जाए, तो अगर स्टेट की बात की जाए तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होते हैं सीएम, और यहाँ पर पीएम। हेड ऑफ स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पर होते हैं गवर्नर, और यहाँ होंगे प्रेसिडेंट। ये आप सबको पता है, जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
पॉइंट आता है अनुच्छेद 154 में, शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो राज्यपाल सीधे करेंगे यानी कि खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट से ज्यादा शक्ति मिलती दिखती है राज्यपाल को, कि वो अगर कोई भंग हो जाती है विधायिका, तो उस स्थिति में राज्यपाल ही सर्व सेवा होंगे राज्य के, ठीक है, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ठीक है, यानी कि या तो वो सीएम और उसकी मंत्री परिषद के माध्यम से, या वो स्वयं भी इनके एब्सेंस में राज्य को राज्य की शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार कर सकते हैं। संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं राज्य के राज्यपाल। तो अनुच्छेद 154 के बाद बात करते हैं अब अनुच्छेद 155 की। 155 में बात है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर दो वर्ड्स पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि प्रेसिडेंट मोहर लगाते हैं और वारंट द्वारा नियुक्ति करते हैं, ठीक है। वारंट वो वाला वारंट नहीं है जो आप सोच रहे हो कि किसी क्रिमिनल के लिए वारंट जारी करना। यहाँ पर वारंट का मतलब है एक सर्टिफाइड करते हैं वो उनको और उस पर मोहर लगाते हैं उनकी नियुक्ति पर, ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद 156 में उनके कार्यकाल की। देखिए, ये हालांकि मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, कार्यकाल उनका सामान्यतः 5 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष में वो चेंज हो जाएंगे या उन्हीं को ही दोबारा से वहां पर स्थापित कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ बात दूसरी ये है कि ये प्रेसिडेंट जितना चाहते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट की इच्छा पर या इच्छा पर्यंत, जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है उनको वहां पर मेंटेन करने की, वहां पर स्थापित रखने की, तब तक ही वो वहां के राज्यपाल हैं। नहीं तो वो बीच में भी चेंज किए जा सकते हैं, किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल भी बनाए जा सकते हैं, उनका ट्रांसफर भी हो सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है, उनकी जगह किसी और को भी लाया जा सकता है। तो कार्यकाल समाप्त होने के मतलब जरूरी नहीं है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो जब तक दूसरे उत्तराधिकारी यानी कि दूसरे राज्यपाल मनोनीत या नियुक्त ना हो जाए, तब तक वो उस पद पर रहेंगे, यानी कि उस पद को ऐसे फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि भाई देखिए, घर के मुखिया है ना एक तरह से राज्य के वो, तो ऐसे कैसे, जैसे हमारे घर के बड़े जब तक घर से नहीं जाते हैं, जब तक कि अच्छे, जब तक कोई दूसरा संभालने वाला ना आ जाए, है ना। आपने देखो अपने दादा दादी को पूरा परिवार घूमने चला जाता है, लेकिन वो घर में ही रहेंगे कि नहीं कोई नहीं है घर पे, हम यहाँ का ध्यान रखेंगे, है ना, जब तक आप वापस नहीं आते हो वो वहां से हिलते नहीं है। तो सेम आप इसको याद रख सकते हैं कि राज्यपाल है वो हिलेंगे नहीं अपनी सीट से जब तक कि कोई दूसरा उस कार्य को संभालने के लिए या उस पद को संभालने के लिए नहीं आ जाते हैं, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 157 जो कि बात करता है राज्यपाल की पात्रता की। अब यहाँ पे पात्रता में ना कौन नहीं हो सकते वो भी बहुत सारे, लेकिन आपको सिर्फ दो चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट। इससे ज्यादा हो सकती है आयु, लेकिन 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए एक गवर्नर को बनने के लिए। दूसरा, वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, ठीक है। ये जो दो मेन पात्रता है यही है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा लाभ का पद नहीं होगा उनका, ठीक है। इसके अलावा वो, ये देखो, अनुच्छेद 158 में आ गए पद की शर्तें। देखिए, पात्रता में सिर्फ दो ही चीजें मेंशन अनुच्छेद 157 में। यहाँ पर पद की शर्तें हैं, यहाँ पर पात्रता नहीं है, पद की शर्तें हैं, ठीक है। कि राज्यपाल किसी राज्य के ना तो विधानमंडल का सदस्य हो सकता है, ना ही किसी संसद का सदस्य हो सकता है, ठीक है। ना तो संसद में सदस्य हो सकता है, ना ही विधानमंडल का सदस्य, यानी कि कहीं का भी सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। नहीं तो उनका स्थान रिक्त माना जाएगा। मान लो वो पहले लोकसभा के सदस्य थे, अब वो गवर्नर बन गए बिहार के, ठीक है। तो अब ये वाली जो पहले वाला जो पद है ना वो रिक्त माना जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो यहाँ से इस्तीफा ना भी दे तो भी वो रिक्त माना जाएगा, ठीक है। कब से? जब से उन्होंने गवर्नर का पद संभाला, ठीक है। कोई लाभ का पद वो धारण नहीं कर सकते हैं। तो लाभ का पद यानी कि कोई भी किसी भी कंपनी में, ठीक है, जहाँ पे उनको कोई सैलरी मिल रही है, या वो कहीं पर पढ़ा रहे हैं पैसे में, फ्री में तो पढ़ा सकते हैं भाई, फ्री में कंपनी में भी काम कर सकते हैं, यानी कि लाभ ना ले रहे हो, ठीक है। तो उस स्थिति में सारी जगह सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट लाभ का पद नहीं होना चाहिए। उनको सुविधाएं भी मिलती है और भत्ते भी मिलते हैं। सबसे बड़ा तो फ्री शासकीय निवास, यानी कि बिल्कुल निशुल्क शासकीय निवास, यानी कि यहाँ पे कोई किराया नहीं देना होता उस राजभवन का, जिसको हम कहते हैं राजभवन। तो हर
राज्यपाल को एक राजभवन मिलता है। और देखो, राज्यपाल बनने का सबसे बड़ा मजा तो राजभवन का मिलना है। क्या आलीशान घर होता है वो, आलीशान मकान, घर कुछ भी कह लो, बट बहुत आलीशान होता है। एक महल से कम नहीं होता है राजभवन। नाम से ही पता चल रहा है, राजभवन, ठीक है। उनको भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं जो कि संसद तय करती है। सेकंड शेड्यूल में वेतन भत्ते जितने भी है वो उनको मिलते हैं, उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती। वो जो पूरे 5 साल तक, अगर 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल है, तो उसमें 1 रुपए का भी कम नहीं करा जा सकता। बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं होगा भाई, कोई भी। ना वेतन में कटौती होगी, ना भत्तों में कटौती होगी। बिल्कुल उनको जायज मिलेंगे, ठीक है, जितने भी संसद ने तय किए हैं। उसके बाद यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि राज्यपाल को संसद या विधानमंडल के सदस्य के रूप में लाभ नहीं उठाने देता। वो ये इसका रीजन ये है कि जिससे कि वो सेवा भाव से राज्य की सेवा करे, है ना? यानी कि देखिए, अगर वो संसद के सदस्य हैं, भाई आप कहोगे क्या हो गया अगर संसद के सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य हैं, ठीक है? या एमएलए या एमपी है, ये भी कह सकते हो दूसरे शब्दों में। तो प्रॉब्लम क्या है? वो गवर्नर भी बन सकते हैं। भाई बन तो सकते थे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने देखा कि अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के एमपी है या एमएलए है, तो उनका ध्यान तो उस स्टेट के लिए ज़्यादा भटकेगा, है ना? और अगर उसी सेम ही स्टेट में एमएलए एमपी है और उसी स्टेट के गवर्नर है, तो वो अपने काम के साथ कैसे न्याय कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां जाके बार बार में डिस्टर्ब करेंगे सरकार को, है ना? फिर उनकी जो सबसे ऊंची जो पदवी है, यानी जो पद है उनका इतना ज्यादा हायरार्की में सबसे ऊपर है राज्य में, राष्ट्रपति के जस्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जस्ट बाद आता है गवर्नर। तो उसमें एक तरह से अपमानित हो जाएगा ना पद, एक ये भी रीजन है। और इनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है कि जो जिस राज्य के वो गवर्नर बनाए गए हैं उसमें निस्वार्थ भाव से वो उस राज्य की सेवा कर पाए, और स्वतंत्र भाव से। वो सरकार में उनका कोई उस तरह से रोल ना हो कि उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, ठीक है। संसद में होंगे तो वो किसी ना किसी पार्टी के अंडर काम करेंगे डायरेक्टली, तो इससे उनकी स्वतंत्रता का हनन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करेंगे, वो एक स्वतंत्र प्रत्याशी या स्वतंत्र उम्मीदवार या स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में किसी राज्य के गवर्नर होंगे, तो वो बड़े अच्छे से उस राज्य की सेवा भाव से सेवा कर सकते हैं, है ना? अब बात करते हैं अनुच्छेद 159, 159 की। 159 बात करता है शपथ की। जो पद ग्रहण करने से पहले जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनको दिलाते हैं। भाई अभी वो बने नहीं है गवर्नर, गवर्नर बनने से पहले एक शपथ दिलाई जाती है उनको। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनकी एब्सेंस में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। और उस शपथ में क्या मेंशन्ड है? संविधान संरक्षण, यानी कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उसका बचाव करेंगे, सेवा और कल्याण करेंगे लोगों का, और वो भी निष्ठा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ ये सारे भावों को लेकर वो लोगों की सेवा करेंगे और ईमानदारी से कार्य करेंगे। ये क्रक्स है उस शपथ का, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 बात करता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी अगर असामान्य परिस्थिति में फंस जाता है राज्य, ठीक है। भाई बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि राज्य में असामान्य परिस्थिति आ जाती है, भाई आतंकवाद की प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, या वहां की जो सरकार है वो कोलैप्स हो गई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को ही कहते हैं, या जो सरकार है वो अक्षम हो गई है, काम ढंग से नहीं कर रही है प्रेसिडेंट की नजर में, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे असामान्य परिस्थिति, ठीक है। असामान्य परिस्थिति, तो असामान्य परिस्थिति की पोजीशन में राष्ट्रपति राज्यपाल को कोई भी कार्य सौंपेंगे, ठीक है। तो कई बार राष्ट्रपति उनको स्पेशल काम सौंपते हैं जो वो उचित समझते हैं, ठीक है। जो संविधान में वर्णित नहीं है वो भी सौंप सकते हैं, वो काम भी सौंप सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, संविधान में बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं होंगी क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग समय की अलग अलग हो सकती है। तो ये अधिकार दिया है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 160 के अंतर्गत राज्यपाल से संबंधित, कि वो उनको गाइड कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं जो वो उचित समझे राष्ट्रपति असामान्य परिस्थितियों में, कि राज्यपाल को ये करना चाहिए, तो वो उनको ऑर्डर या कार्य सौंप सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर राज्यपाल की अनु अनु यानी कि अनुपस्थिति में
या अनुपलब्धता, यानी कि ये मुझे थोड़ा सा कहने में प्रॉब्लम आ गया, यानी कि वो उपलब्ध नहीं है। जब उपलब्ध ना हो उसको कहते हैं अनुपलब्धता के समय किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं या कार्य सौंपा जा सकता है। राज्यपाल और मतलब एब्सेंट नहीं भी है तो भी वो किसी और को कार्य सौंप सकते हैं, और अगर वो एब्सेंट है तो भी वो नियुक्त कर सकते हैं किसी और व्यक्ति को कार्यवाहक राज्यपाल बनाकर। ठीक है, तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति की है वैसे तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत, लेकिन क्योंकि राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल की एब्सेंस में राज्यपाल को कार्य सौंपना है और वो भी असामान्य परिस्थिति में। तो जो की वर्ड है वो आपको याद रखना है, असामान्य परिस्थिति में, जो कि संविधान में वर्णित नहीं है। वो सारे कार्य जो कि राष्ट्रपति उचित समझे राज्यपाल को सौंप सकते हैं वो कार्य, और अगर राज्यपाल अनुपलब्ध है तो उस स्थिति में कार्यवाहक राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स है जो मैंने अंडरलाइन किए ये की वर्ड्स है अनुच्छेद 160 में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्लास। हम करेंगे कल अनुच्छेद 160 से आगे, यानी कि 161 से जितने भी हो सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि पूरा एक टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हमने राज्यपाल से संबंधित किया है, थोड़ा वो जो पोर्शन बचा है वो कल कवर कर लेंगे इससे रिलेटेड। मुझे लगा कि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पर ही वाइंड अप कर रही हूँ, और कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट क्लास है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी एक टॉपिक उठा लेते हैं। अब की बार मैं नाटो, ठीक है, तो नाटो को और साथ में कोशिश करूंगी कि G20 को, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी ये भी साथ साथ में चलते रहे। तो जितने भी करंट चीजें इनके साथ जुड़ी है, करंट अपडेट्स, उसके साथ मैं लेकर आऊंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे बच्चे क्या करते हैं, समिट्स याद करते हैं सिर्फ, समिट्स कर लिए उनको लगता है बस मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं है। आजकल तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, थीम, समिट्स। अब ये क्या है, थीम्स और समिट्स तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में याद कर लिए, सबको जल्दी से रिवाइज कर लिया। लेकिन अगर आप उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को डीपली नहीं समझेंगे कि उसका काम क्या है, वो क्यों बना था, उसके मेंबर्स कौन कौन है, क्यों मेंबर वो उसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बनना चाहे होंगे, है ना, तो ये चीजें जब तक आप डीपली नहीं, एक बार कम से कम आपको पता होना चाहिए, तो हमेशा आपको याद रहेगा। और जब भी करंट चीजें इसके साथ जुड़ती जाएंगी आपको पीछे का ध्यान में रहेगा, और आप उसके साथ एसोसिएट करने में बिल्कुल देर नहीं लगाओगे, आपको एकदम से याद आएगा। और भी कुछ नहीं तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सिर्फ एग्जाम को क्लियर करना ही थोड़ी ना मोटिव होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको हमेशा एक अपडेटेड वर्जन अपने दिमाग में अपना बना के रखना चाहिए, है ना, कि आई एम द अपडेटेड पर्सन, कि मुझे सब पता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर।